इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है नाइन डार्कनेस सी के नाइन नेदर वर्ल्ड से, जहां लुओ फैंग को ढूंढने के लिए वहां के प्रिंस ने 3 मिलियन सोल्जर्स को चारों तरफ फैला दिया है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब हर तरफ सोल्जर्स ही सोल्जर्स हैं और फैंग के लिए उनसे बच पाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। वो एक चट्टान के पीछे छुप कर इन सभी को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि अब मैं यहाँ पर कैसे इनसे बचकर निकलूं। तभी वो वाता भी पैनिक करते हुए कहती है, डैम, इनकी सिक्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुकी है। 10 बिलियन किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर 3.5 मिलियन वर्ल्ड मास्टर्स और 612 अनडाइंग्स डिटेक्ट हुए हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम देख पाते हैं कि वो बाता जब ये बता रही थी तो वो कितनी ज्यादा घबराई होती है। फैंग भी उसकी ये बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया था। इसके बाद फिर हमें नाइन नेदरवर्ल्ड के प्रिंस का व्यू दिखाया जाता है, जो अपने सामने मौजूद लाखों की तादाद में सोल्जर से बोल रहे थे। हमारी रेस की गोल्डली डिवाइन पावर्स नाइन नेदरवर्ल्ड की पावर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम अपने आसपास की हर एक चीज को क्लियरली डिटेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एलियन रेसेस जो हमारे क्लैन की पावर से नहीं है। अब हमारे इन मिलियन सोल्जर्स की कंबाइंड ताकत से मुझे यकीन नहीं होता कि वो एलियन रेस का मेंबर हमसे बचकर भाग पाएगा। उनके इतना कहते साथ ही कोई सोल्जर उनके सामने अपीयर होते हुए घुटनों पर झुकते हुए रिस्पेक्टफुली कहते हैं, योर मैजेस्टी, हमने 9 लेयर्स ऑफ इंसर्कलमेंट नेट तैयार कर ली है। जिस पर तो वो सीरियस होते हुए सभी को ऑर्डर देते हैं, अब जाल को फुली क्लोज कर दो और लेयर बाय लेयर चेक करो, कोई भी एलियन रेस का मेंबर यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। अपने प्रिंस का ये ऑर्डर सुनते साथ ही सभी के सभी सोल्जर्स अपने अपने एरिया में फैल जाते हैं और हर एक जगह पर एलियन रेस के मेंबर को ढूंढना शुरू कर चुके थे। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ माउंटेन्स में छुपा होता है और अपने सामने एक विंडो पर देख रहा होता है कि कैसे सभी मिलियंस ऑफ सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है, वो भी लेयर बाय लेयर्स। और अब फैंग बुरी तरह से उनके जाल में फंस चुका है, तो इसीलिए अब फैंग उनसे बचने के लिए अपनी लोकेशन को चेंज करने लगता है कि तभी अचानक से वो सोल्जर्स की नजर में आ गया था और वो फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, ये तो एलियन रेस है। और अब फिर कई सारे सोल्जर्स ने फौरन से मिलते हुए फैंग के ऊपर जानलेवा अटैक करने शुरू कर दिए थे और साथ ही इसके कोऑर्डिनेट्स हर जगह फैलाते हुए कहते हैं, हमने एलियन रेस के टारगेट की पोजीशन लॉक कर दी है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही फैंग इन कुछ सोल्जर से बचकर निकलता है तो उसको चारों तरफ से बहुत सारे सोल्जर्स ने घेर लिया होता है और अब उसके पास बचकर भाग कर जाने का कोई भी चांस नहीं था। फैंग इन सभी सोल्जर्स को देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर प्रिंस भी आ चुके थे और वो आते साथ ही सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं, 800 अनडाइंग्स, 9 नेदरवर्ल्ड कंबाइन अटैक रिलीज करो। अब क्योंकि फैंग इन सभी लोगों की नजरों से बचकर भाग नहीं सकता था, इसीलिए वो एक जगह पर ही खड़े रहकर इन सभी लोगों के इस कंबाइन अटैक को देखता रह जाता है और हमें देखने को मिलता है कि इन 800 अनडाइंग्स का ये कंबाइन अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक को फुली क्रिएट हुआ देखकर तो फैंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसी के साथ वो अटैक बहुत ही तेजी के साथ आकर फैंग के साथ हिट हो जाता है, जो देखकर प्रिंस स्माइल कर रहे थे। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि फैंग की एक जोरदार चीख के साथ ये पूरा का पूरा अटैक जाकर जमीन पर टकरा गया था और यहाँ पर हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैल जाती है। और अब फिर हमें थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि लुओ फैंग मारा जा चुका है और वहाँ पर सिर्फ उसकी वर्ल्ड रिंग बाकी बची है। तो प्रिंस खुश होते हुए लुओ फैंग की वर्ल्ड रिंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाते हुए अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, वो एलियन अनडाइंग मारा जा चुका है, पर वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। ये कहते हुए जैसे ही वो फैंग की वर्ल्ड रिंग को स्कैन करते हैं तो उसके अंदर काफी कम आइटम्स थी, इसलिए उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये फेक था। और फिर वो फौरन से एक बार फिर से गुस्से में अपनी सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन पर वापस लौट जाओ और जाल को और भी ज्यादा टाइट करो। इस पर वो सभी सोल्जर्स बिल्कुल ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तभी इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था और अपने सामने विंडो पर देख रहा होता है कि कैसे सभी सोल्जर्स अब धीरे धीरे करके उसके करीब आते जा रहे हैं। इसीलिए वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरे पास इन सभी का डायरेक्ट सामना करने का कोई चांस नहीं है, अब मैं सिर्फ टाइम बाय करने के लिए अपने अनडाइंग स्लेव्स को अपने जैसा भेस बदल कर भेज सकता हूँ। तो चलो फिर देखते हैं इनका ये इंसर्कलमेंट नेट जल्दी छोटा होता है या फिर मेरी मूशा क्लैन सेकंड बॉडी जल्दी यहाँ पर पहुंचती है। इतना सोचते साथ ही फिर फैंग धीरे धीरे करके अपने आप को बचाने के लिए अपने अनडाइंग स्लेव्स को अपने जैसा रूप देकर उन सभी सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजने लगता है। साथ ही इधर फिर हम फैंग की मूशा क्लोन बॉडी को भी देख पाते हैं जो अब नाइन डार्कनेस सी के वर्लपूल के करीब पहुंच चुकी है और उस वर्लपूल को देखते साथ ही उसके अंदर तेजी के साथ जंप लगाते हुए फैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी थी। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नाइन वर्लपूल के अंदर जाते हुए यहाँ के टेरिफाइंग रेजिस्टेंस फोर्स को झेलते हुए वो कहती है, इस वर्लपूल का फोर्स इतना ज्यादा है कि ना तो मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और ना ही यहाँ से वापस जा सकता हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे पास मेरी इनेट सीक्रेट ला डोमेन है, अदरवाइज तो मैं यहाँ पर एग्जॉस्ट होके कब का मारा जाता।
फैंग की सेकंड बॉडी इस फोर्स को झेलते हुए तेजी के साथ फैंग को बचाने के लिए आ रही होती है कि तभी इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बार बार फैंग के कई सारे स्लेव्स इन सोल्जर्स का शिकार होते हुए अपनी जान गंवाते जा रहे थे। ये सब कुछ काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है, जो देखकर प्रिंस को भी डाउट होने लग गया था कि आखिर हो क्या रहा है। हम तो उस एलियन रेस को मार रहे हैं लेकिन उसके पीछे से कोई और ही बहरूपिया निकलता है। इसीलिए फिर वो अपने सभी सोल्जर से कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एलियन रेस मेंबर कौन सा है, किसी को भी यहाँ से बचकर जाने मत देना, हर किसी को मार डालो। हमें लगातार फैंग के बहुत सारे अनडैंग स्लेव्स को मारा जाता हुआ दिखाया जाता और कोई भी इन सभी सोल्जर्स के सामने रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे वो इनके सामने आता फौरन से मारा जाता। हम देख पाते हैं कि फैंग ऐसे ही अपने कई सारे अनडैंग स्लेव्स की कुर्बानी देता जाता है और फिर फाइनली एक ऐसा टाइम आता है कि वो सभी सोल्जर्स अब फैंग के काफी करीब पहुंच चुके हैं और अब फैंग के पास और कोई चांस नहीं बचा, क्योंकि अब उसकी रियल बॉडी इनका शिकार होने वाली थी। इसलिए यहाँ पर फैंग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो बाता भी पैनिक करते हुए कहती है वो लोग हमारे बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि फैंग की मूशा बॉडी भी तकरीबन वर्लपूल के अंदर से बाहर आ ही चुकी है। इसके बाद फिर हम इधर 9 नेदरवर्ल्ड प्रिंस को देखते हैं, जो कि अपनी 9 लेयर इन सर्कल में नेट की आखिरी लेयर पर पहुंचकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए कहते हैं 39 एलियंस मारे जा चुके हैं और अब हमारे इस सर्कल में नेट का डायमीटर भी श्रिंक होकर 100,000 किलोमीटर बाकी बचा है। वो एलियन किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से उनके सभी सोल्जर्स अपने इस नेट को और भी ज्यादा श्रिंक करते हुए अपने सामने आने वाले सभी एलियन रेस मेंबर्स को मारने लगते हैं और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बार फिर से लुबो फैंग को अपने 2 स्लेव्स की कुर्बानी देनी पड़ती है। यहाँ प्रिंस को तो ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने लुबो फैंग को पकड़ लिया, इसलिए वो कहते हैं अब आएगा मजा, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी लुबो फैंग का स्लेव निकलता है। इसी के साथ उनके सभी सोल्जर्स ने अपने इस इंसर्कलमेंट की आखिरी लेयर को भी कंप्लीट कर लिया होता है और उन्हें अपनी सर्च के दौरान लुबो फैंग की रियल बॉडी नहीं मिल पाती, इसीलिए वो लोग भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। पर फिर भी वो सभी लोग अपने प्रिंस के सामने रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए उनसे कहते हैं योर मैजेस्टी प्रिंस, हमने हर एक जगह पर ढूंढ लिया है और अब यहाँ पर एलियन रेस ओरा के जरा से भी ट्रेसिस मौजूद नहीं है। जिस पर तो प्रिंस भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी हमें उनके इन सभी सोल्जर्स में मौजूद एक ऐसे सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लुबो फैंग था और हमें पता चलता है कि टाइम रहते ही फैंग की मूशा बॉडी उसके पास पहुंच चुकी थी, इसीलिए फैंग ने उसका इस्तेमाल करते हुए इन्हीं के सोल्जर की फॉर्म लेते हुए खुद को बचा लिया। और अब क्योंकि वो लोग फैंग को नहीं ढूंढ पा रहे थे तो फैंग उनके सोल्जर की फॉर्म लेने के बाद उनको इस तरह से गुस्से में देखकर स्माइल कर रहा होता है और ये सभी लोग अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। इसी के साथ व्यू कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लुबो फैंग के इनर वर्ल्ड का सीन, जहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग अपनी ह्यूमन बॉडी, मूशा बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के साथ यहाँ पर मिलकर वर्ल्ड ट्री के सैंपल से क्लोन बनाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे बबाता और इंसेक्ट क्वीन भी विटनेस कर रही थी। क्लोनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो फैंग के इनर वर्ल्ड में मौजूद एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए एक न्यू लाइफ फॉर्म क्रिएट करना शुरू कर चुका था। फैंग इस लाइफ फॉर्म को क्रिएट होता हुआ देखकर अपने मन में कहता है इस वर्ल्ड ट्री का लाइफ लेवल मेरे इंटरनल वर्ल्ड की लिमिट तक पहुंच चुका है, अब देखना यह है कि क्या ये सक्सेसफुली क्रिएट हो पाएगा या। और फिर ये सभी लोग खामोशी से इसके कंप्लीट होने का इंतजार करने लगते हैं। देखते देखते टाइम बीतता रहता है और फिर फाइनली एक ऐसा दिन आता है जब इस क्लोन के अंदर हलचल होने लगती है और इस एग की एनर्जी फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ये अपने अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा को रिलीज करने लग गया था, जिससे बचने के लिए इंसेक्ट क्वीन, लुबो फैंग और फैंग की ह्यूमन बॉडी अपने सामने प्रोटेक्शन शील्ड बना लेती है, जबकि वो बाता और टोका तोड़ते हुए जाकर माउंटेन्स के साथ टकरा गई थी। और फिर इन्हें देखने को मिलता है कि उस क्लोनिंग एग के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, जो कि एक बुरा साइन था, इसलिए सभी लोग कहते हैं नहीं। इसी के साथ वो एग वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर मौजूद एनर्जी चारों तरफ बिखर गई थी, जैसे आसमान से स्नो गिर रही हो। फैंग उसके एक टुकड़े को अपने हाथ में लिए पंच बनाते हुए कहता है मेरा इंटरनल वर्ल्ड उसके लाइफ लेवल को बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरे इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सब बर्बाद हो गया। ये कहते हुए फैंग काफी निराश हो गया था। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है 9 नेदरवर्ल्ड के रेजिडेंटल एरिया का व्यू, जहां पर फैंग अपनी मूशा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं लोगों के सोल्जर का भेष लेकर आ जाता है और यहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए अपने मन ही मन कहता है यहाँ के वॉरियर्स की गोल्डी डिवाइन बॉडी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी गोल्डी डिवाइन पावर्स हैंडल कर सकते हैं, और अगर मेरी थर्ड क्लोन बॉडी में गोल्डी डिवाइन पावर्स की काफी अच्छी सप्लाई हो तो इससे मेरी सर्वाइवल एबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वर्ल्ड ट्री के जैसे वर्ल्ड मास्टर लेवल पर दूसरी स्पेशल लाइफ फॉर्म्स कौन सी हैं जिसके पास मैसिव गॉड बॉडी हो और वो मेरे थर्ड क्लोन के लिए सूटेबल भी हो।
फैंग अपने मन में ये सोचता हुआ चलता हुआ जा रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर कुछ शरारती बच्चे खेल खेल में ही कई सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए हंसते हुए जा रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, अगर तुम ऐसे ही तबाही मचाते रहे तो हमें यकीनन अंकल से डांट पड़ेगी। इस पर वो शरारती बच्चा जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है वो कहता है, फिक्र मत करो, वो भी चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बने। फैंग एक जगह पर खड़ा होकर इन बच्चों को नोटिस करते हुए अपने मन में कहता है, यहाँ के बच्चे तो पैदा होते साथ ही प्लेनेट लेवल पर हैं, जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो डायरेक्टली वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये रेस वाकई ही बहुत पावरफुल है। जब फैंग ये सोच रहा था तब तो वो बच्चे और भी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं और जब फिर खेल कूद कर उनका मन भर जाता है तो वो एक जगह पर रुकते हुए कहते हैं, मजा आया। और फिर उन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा अपने दोनों साथियों को कन्फ्रंट करते हुए उनसे कहता है, तुम इस सी किंगडम से पैदा हुए हो सिर्फ अननाइन बनने के लिए। तुम दोनों को क्या लगता है, क्या तुम नाइन नेदर वर्लपूल से इस दुनिया से बाहर जाने के लिए क्वालिफाइड हो पाओगे एंसेस्ट्रल सी की ग्रेटनेस को विटनेस करने के लिए। फैंग इन बच्चों की ये बातें बहुत ही गौर के साथ सुन रहा था, इसलिए अपने मन में हैरानी के साथ कहता है, द नाइन नेदर वर्लपूल और एंसेस्ट्रल सी जो इसने मेंशन किया, हो सकता है कि ये नाइन डार्कनेस सी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो बच्चा आगे कहता है, और जहाँ तक बात है मेरी, मैं एंसेस्ट्रल सी के एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए पैदा हुआ हूँ। तुम लोगों को तो मुझे अपना लीडर मानना चाहिए। इस पर तो वो दोनों भी लाइक, क्या बड़ी बड़ी फेंक रहा है फेंकू कहीं का। वहीं इधर फैंग उनकी ये बातें सुनते हुए अपने मन ही मन कहता है, एंसेस्ट्रल सी के एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए ये नाइन नेदर रेस प्योर एनर्जी की लाइफ फॉर्म है। इनका बर्थ मेथड भी वाकई ही यूनिक है। तभी वो बच्चा आगे भी बोले जा रहा था, ये 108 सी किंगडम्स सभी के सभी नाइन नेदरवर्ल्ड के सेंटर में मौजूद हैं, जिनकी काउंटलेस डिसेंडेंट्स वर्शिप करते हैं और इज्जत करते हैं। पर फिर भी किसी को भी उसे हाथ लगाने से स्ट्रिक्टली मना किया गया है। वो एंसेस्ट्रल सी से कम नहीं है। ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा चिढ़ गया था, पर उसके सामने मौजूद दोनों बच्चों को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बाता ने भी उनकी ये सारी बातें सुनी थी, इसलिए वो अंगड़ाई लेते हुए फैंग इनर वर्ल्ड में उससे कहती है, मैंने एक बार सुना था कि यहाँ पर 108 प्रिंस हैं, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर सी किंगडम्स भी एग्जैक्टली 108 होंगे। इस पर तो फैंग भी सोचते हुए कहता है, पर इस तरह का कोइंसिडेंस आखिर कैसे? क्या हर एक सी किंगडम एक प्रिंस से रिलेटेड है? इसके बारे में और गहराई में जानने के लिए फिर फैंग अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के पास पहुंच जाता है और उनसे इस बारे में पूछने लगता है, जिस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसे बताते हैं, नाइन नेदर प्रिंसेस असल में सी किंगडम्स हैं और नाइन नेदर स्पेस एंड टाइम का रूलर नाइन नेदर मास्टर है, और वही असल में नाइन डार्कनेस सी भी है। मास्टर की ये बात सुनकर फैंग हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, तो ये सब ऐसे है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड फैंग को आगे बताते हैं, नाइन नेदर मास्टर का स्टेटस मेरे बराबर इसलिए है क्योंकि उसे मार देने के बावजूद भी वो फौरन से रीअपीयर हो जाता है और इसीलिए उसे मारा नहीं जा सकता। ये सुनकर तो फैंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो इस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड फैंग को पास्ट का एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं, पास्ट में एक बार डीमन रेस से स्काई वुल्फ मास्टर और अजूरे ब्लू ईगल मास्टर ने मिलकर नाइन डार्कनेस सी के अंदर नाइन नेदर मास्टर को ढूंढकर उसे जान से मारने की कोशिश की, पर नाइन नेदर मास्टर उनका सामना करने की बजाय नाइन डार्कनेस सी के अंदर जाकर डिसअपेयर हो गया और फिर पूरे नाइन डार्कनेस सी की इन्फिनाइट गॉडली पावर्स भड़क उठी, जिनकी चपेट में आकर अजूरे ब्लू ईगल मास्टर इंस्टेंटली जान से मारा गया और स्काई वुल्फ मास्टर अपने सुप्रीम ट्रेजर स्काई वुल्फ पैलेस के ऊपर रिलाय करते हुए बमुश्किल किस्मत से बच निकला। जब मास्टर हमें यह सब बता रहे होते हैं तो हमें यह नज़ारा विजुअल्स में दिखाया भी जाता है कि आखिर वहां पर यह सब कुछ कैसे हुआ था। और अब फिर फैंग मास्टर से कहते हैं, उस इंसिडेंट के बाद फाइनली सभी लोगों को यह पता चल गया कि नाइन नेदर मास्टर खुद ही नाइन नेदर सी हैं। जब कभी भी उसकी एक बॉडी मारी जाती है तो नाइन नेदर सी के अंदर से एक और नई फॉर्म पैदा हो जाती है और नाइन नेदर सी उसकी इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अपने मास्टर की ये बात सुनकर फैंग हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, गोल्डी डिवाइन पावर्स का ये समंदर जो कि 10 लाइट ईयर्स के डायमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है, तो भला यूनिवर्स में कौन है जो उनकी गोल्डी पावर का राइवल बन सकेगा? तो अब क्यूरियोसिटी लॉर्ड फैंग से पूछते हैं, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? इस पर फैंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है, मैंने नाइन नेदर वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और मुझे पता लगा कि नाइन नेदर मास्टर के 108 प्रिंस हैं और 108 ही सी किंगडम्स हैं। सो इसीलिए
मैंने गैस किया कि वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं। मेरी टारगेटेड थर्ड बॉडी जिसे मैं नर्चर करना चाहता हूँ वो इन 9 नेदर प्रिंस में से एक है। ये कहते हुए फैंग एक स्माइल करता है जिस पर मास्टर भी खुश होते हुए से कहते हैं वहाँ पर 108 एक साथ रह रहे हैं। उनका लाइफ जीन लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारे थर्ड क्लोन की नर्चरिंग का सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा है। ये कहते हुए क्यूरियोसिटी लॉर्ड धीरे धीरे नीचे आकर फैंग की तरफ बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं 9 नेदर मास्टर फियर्स टेम्पर हैं। जब तुम उनके सी वाटर को लोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए चीजें बेहद ही मुश्किल कर दें। जब ऐसा हो और तुम्हारे पास बच निकलने का वाकई कोई रास्ता ना बचे तब तुम उन्हें बता देना कि तुम मेरे डिसाइबल हो। जिस पर फैंग हाँ में सर हिलाता है और मास्टर उससे कहते हैं अपनी इस जर्नी पर केयरफुल रहना ताकि तुम्हारे टीचर ज्यादा परेशान ना हो। और क्या तुम जानते हो जब तुम्हारे मास्टर जेनियन को पता चला कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती 9 नेदर वर्लपूल में जाना पड़ा तो वो लापरवाही से जबरदस्ती 9 नेदर स्पेस टाइम में घुसकर डेस्परेटली फी जिंकिन के साथ फाइट करने लगे। ये सुनकर तो फैंग काफी शॉक हो गया था और हैरानी के साथ जल्दी से पूछता है तो फिर क्या हुआ। मास्टर बताते हैं कि उस वक्त जेनियन ने अपनी लंबी कल्टीवेशन के बाद फाइनली यूनिवर्स वल्नरेबल पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू किया था और क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी तो फी जिंकिंग उनका सामना नहीं कर सका और उनके सामने कमजोर पड़ गया। मास्टर जेनियन उसका पीछा करते हुए तब तक उसे मारते रहे जब तक उसके पास बच निकलने का और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर उस वक्त भी फी जिंकिंग को बचाने के लिए उसका एक साथी यूनिवर्स वल्नरेबल फेंगमान वहां पर नहीं आता और जेनियन को ब्लॉक नहीं करता तो हो सकता है कि फी जिंकिंग मारा जाता। जब मास्टर हमें ये बता रहे थे तो हम इन सारे विजुअल्स को भी अपने सामने स्क्रीन पर एंजॉय कर पा रहे होते हैं कि कैसे मास्टर जेनियन ने फी जिंकिंग की धुलाई की थी। फैंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है मैं अपने मास्टर की काइंडनेस का रीपे जरूर करूंगा और जहां तक बात है इस फीजिंग किंग की मैं एक दिन इसे जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए फैंग गुस्से में अपनी आंखें लाल करते हुए दांत पीसने लग गया था। इसी के साथ सीन कट होता हमें देखने को मिलता है कि फैंग अपनी मूषा क्लोन बॉडी में तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ सी वाटर को लेने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में देखते हैं कि कई सारे वर्ल्ड मास्टर्स अलग अलग प्रिंस के सामने झुककर उन्हें बाव कर रहे होते हैं। इसीलिए वो वहां से टेलीपोर्ट होते हुए किसी और जगह पर पहुंचकर अपने मन में कहता है वो जगह जिसके सामने कोई भी वर्ल्ड मास्टर बाव नहीं कर रहा वो एरिया जरूर वो सी किंगडम होगा जहां पर एक वर्ल्ड मास्टर लेवल प्रिंस ने अभी तक जन्म नहीं लिया। क्लोन बनाने के लिए ये सबसे सूटेबल है। ये कहते हुए फैंग उस जगह पर पहुंच जाता है और उसी सी को देख रहा होता है कि इतने में ही उसके सर पर एक वॉरियर आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। इस पर तो फैंग के पास उनको कहने के लिए कोई बहाना नहीं था, इसलिए वो कुछ न कुछ बहाना बनाते हुए कहता है सी किंगडम की मैग्निफिसेंस को एडमायर करते हुए मैं अपने ही ख्यालों में खो गया। इस पर वो अनडाइंग बीइंग फैंग से कहता है बी केयरफुल, सी वाटर को टच करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। जिस पर फैंग उनसे कहता है समझ गया। इसी के साथ वनडांग बिंग वहां से टेलीपोर्ट होकर चला गया था। तब विवाता इनर वर्ल्ड से फैंग से कहती है मुझे उम्मीद है कि अगर तुम यहाँ से थोड़ा सा पानी ले लोगे तो 9 नेदर मास्टर इससे गुस्सा नहीं होंगे। इस पर तो फैंग अपने मन में ये कहते हुए मेरे थर्ड क्लोन के लिए और मेरी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए मुझे ये रिस्क लेना ही होगा और इसके चलते मेरा सब कुछ दांव पर लग जाएगा। इसी के साथ फिर फैंग टेलीपोर्ट होते हुए तेजी के साथ एंसेस्ट्रल सी के ऊपर जाते हुए अपनी वर्ल्ड रिंग का इस्तेमाल करते हुए उस वाटर का छोटा सा हिस्सा अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर ले जाता है। वो बाता उसे स्मेल करते हुए कहती है इसके अंदर से ब्लड की कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। और फिर वो बाता ने फौरन से उसे एक कंटेनर में रख दिया था जिसमें वो एक लाइफ को फॉर्म कर सके। फैंग अभी एंसेस्ट्रल सी के ऊपर ही था कि तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है ह्यूमन, मुझे लगता है कि तुम वाकई मरना चाहते हो। तभी फौरन से वहां पर स्पेस क्रैक होती है और उसके अंदर से एक पोर्टल ओपन होते हुए तेजी के साथ फैंग को खींचते हुए अपने अंदर ले जाता है और फैंग यहाँ पर खुद को नहीं संभाल पाता। बड़ी तेजी के साथ खींचते हुए अलग अलग जगहों पर टकराते हुए तेजी के साथ वो 9 नेदर मास्टर के सामने अपीयर हो गया था। और फिर जैसे ही 9 नेदर मास्टर वहां पर अपनी रियल फॉर्म में अपीयर होते हैं तो फैंग फौरन से उनके सामने झुकते हुए रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और कहता है मैं 9 नेदर मास्टर को अपनी रिस्पेक्ट्स पे करता हूँ। जिस पर 9 नेदर मास्टर उसके ऊपर अपना ऑरा प्रेशर डालते हुए उसकी रियल फॉर्म को देखते हुए उससे कहते हैं तुम यहाँ पर काफी लंबे टाइम से हो और तुम जानते ही होगे कि सी किंगडम को टच करना फॉरबिडन है, पर फिर भी तुमने सी वाटर लेने की जुर्रत की। ये कहते हुए 9 नेदर मास्टर अपनी हल्की सी पावर्स का नमूना फैंग को दिखाते हैं और गुस्से में अपना जरा सा किलिंग इंटेंट शो करते हैं। सिर्फ इससे ही फैंग को चक्कर आने लग गए थे और फैंग अनकॉन्शियस होकर गिरने ही वाला होता है कि तभी फैंग की स्टार सील्स की पावर्स उसे होश में लाती हैं और फैंग खुद को संभालते हुए अपने मन में कहता है इनका किलिंग इंटेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फैंग उनकी बात का आंसर करते हुए कहता है
मैंने देखा कि बाकी सभी सी किंगडम्स का सी वाटर ऑर्डिनरी है, सिर्फ इसी स्मॉल सी किंगडम का वाटर ब्लड की तरह था। इवन इसके अंदर से ब्लड की स्मेल भी आ रही है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने बस इसमें से थोड़ा सा सी वाटर ले लिया। मैं बस कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस पर तो नाइन नेदर मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग, ये जानते हुए भी कि इसे टच करना फॉरबिडन है, फिर भी तुमने इसको वॉयलेट करने की जुर्रत की, तो अब फिर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कहते हुए नाइन नेदर मास्टर ने फैंग को अपनी पावर्स के अंदर जकड़ते हुए उसे जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। फैंग इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करनी ही होगी। नाइन नेदर मास्टर अपनी पावर्स के स्पाइक्स के साथ फैंग को जान से मारने वाले होते हैं कि तभी फैंग उनसे कहता है, नाइन नेदर मास्टर। पर तभी नाइन नेदर मास्टर खुद ही फैंग को जान से मारने से रुक चुके थे और फैंग की बात सुने बिना ही उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? हाँ, पहले मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम ब्लेड रिवर किंग, मेरे एंसेस्ट्रल गॉड सेट की ऑर्गेनाइजेशन के डेजिग्नेटेड मेंबर जिसे मैं रिक्रूट कर रहा हूँ बन सकते हो। अगर तुम मेरी नाइन नेदर लाइनेज की टीचिंग्स के प्रोटेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, पर अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो। इस पर तो वो बाता जो कि नाइन नेदर मास्टर से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, वो अब धीरे धीरे बाहर आते हुए कहती है, तो ये है इनका पर्पस। और फिर कहती है, कहा जाता है कि वो हायर्स जिन्होंने बीस्ट गॉड पाथ की 5 लेयर्स ऑफ इनहेरिटेंस को कल्टीवेट कर लिया है, उनके लिए एंसेस्ट्रल गॉड सेट की आउटर ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन होना जरूरी है। और ये ज्वाइनिंग कुछ ऐसी है जो कि होकर ही रहनी थी। फैंग, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें इधर नाइन नेदर मास्टर को दिखाया जाता है जो फैंग से कहते हैं, ज्वाइन करो या ना करो। इस पर तो फैंग भी बुरी तरह से जकड़े हुए ही कहता है, मैं प्रोटेक्टर लीडर को रिस्पेक्ट पे करता हूँ। तो इस पर नाइन नेदर मास्टर भी फैंग को फौरन से रिलीज कर देते हैं और उसे कहते हैं, तुम वाकई ही होशियार हो। और फिर वो फैंग को एक टोकन देते हुए कहते हैं, ये एंसेस्ट्रल गॉड टोकन है, इसे तुम एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हो, इसे खो मत देना। जिस पर फैंग भी खड़ा होते हुए कहता है, जी मैं समझ गया। और फिर वो उन्हें ग्रीट करने लग गया था। नाइन नेदर मास्टर कहते हैं, अब तुम जा सकते हो। इसी के साथ उन्होंने एक पोर्टल बनाते हुए फैंग को वहां से टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज दिया था। और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये ब्लेड रिवर किंग तो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया था। अगर उन बूढ़े घुसटों को पता चला कि इसने मेरी लाइनेज को ज्वाइन कर लिया है तो उनका रिएक्शन देखने लायक होगा। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लग गए थे। इसी के साथ सीन कट होता है। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि पोर्टल से बाहर आकर अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहता है, मैं नाइन नेदर स्पेस एंड टाइम से बाहर आ गया। और अब फिर इसके बाद फैंग की वर्ल्ड रिंग से हैवी एरो किंग बाहर आते हुए फैंग से कहता है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, कांग्रेचुलेशन मास्टर, कांग्रेचुलेशन। ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होकर फैंग के आसपास घूमते हुए फैंग को ही कांग्रेचुलेट बोलते जा रहा था। इसी के साथ फिर वो फैंग को टेलीपोर्ट करवाते हुए कहीं और ले जाता है। सीन कट और हमें दिखाया जाता है कि अब फैंग अपने इनर वर्ल्ड में मौजूद है, जहां पर वह एंसेस्ट्रल सी वाटर को देखते हुए कहता है, अब मैं अपनी थर्ड क्लोन बॉडी को दोबारा नर्चर करूंगा। इसी के साथ फैंग ने एक बार दोबारा से अपनी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी की इनेट टेक्निक क्लोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी थर्ड क्लोन बॉडी को बनाना शुरू कर दिया था, जहां एक बार दोबारा से फैंग के इनर वर्ल्ड के अंदर से सारी की सारी एनर्जी इकट्ठे होते हुए उस ब्लड के अंदर जाते हुए ब्लड के अंदर लाइफ फॉर्म क्रिएट होना शुरू हो जाती है और उसने एक एग की फॉर्म ले ली थी। इस सारे प्रोसेस को होने में काफी टाइम लगता है और वो बात इस टाइम काफी नर्वस थी कि ये पूरा हो भी पाएगा या नहीं। और इसके पूरा होते साथ ही वो खुश होते हुए कहती है, सारे के सारे लाइफ मटेरियल्स एनालाइज हो चुके हैं, अब एक्चुअल नर्चरिंग स्टार्ट हो गई। इस थर्ड क्लोन बॉडी को रेडी होने में एस्टिमेटेड 600 ईयर्स लगेंगे। वो बात से ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी और मूशा बॉडी खुश होते हुए कहते हैं, हम कामयाब हुए। अब इसके बाद फिर फैंग खुश होते हुए कहता है, अब इन फ्यूचर मेरे पास इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ गोल्डी पावर्स होंगी। इवन मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, मैं फिर से रीबोर्न हो जाऊंगा। फैंग की इसी खुशी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कब आगे क्या होने वाला है। आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।